नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था, पूर्व सीएम का ये कहना है। युवाओं पर हुआ लाठीचार्ज दुर्भाग्यपूर्ण है। 9 फरवरी को पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया था, जिस पर अब पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि युवाओं पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए था। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं तमाम युवाओं से, तमाम बेरोजगारों से, उनके अभिभावकों से, जिनको उससे चोट पहुंची है। मैं राज्य का पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यही मैं कह सकता हूं, वो नहीं होना चाहिए था। वो अत्यंत दुर्भाग्य। इधर रुड़की के डाडा जलालपुर गांव में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन ने गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी है। ग्रामीण शोभा यात्रा निकालने की मांग कर रहे थे और पिछले साल हनुमान जयंती पर यहां विवाद हुआ था। प्रशासन के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। रुड़की के डाडापुर का ये मामला है, डाडा जलालपुर का, जहां गांव में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है और 5 किलोमीटर के दायरे तक धारा 144 यहां पर लगाई गई है। ग्रामीण शोभा यात्रा निकालने की मांग कर रहे थे और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पिछले साल हनुमान जयंती पर विवाद हुआ था। और विनीत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनीत, ये फैसला आखिरकार क्यों लेना पड़ा प्रशासन को? धारा 144 लगा दी गई, महाशिवरात्रि का आज मौका है, शोभा यात्रा निकालने की ग्रामीण मांग कर रहे थे। पूरा मामला क्या है और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरह से पिछले साल अप्रैल माह में जो हनुमान जयंती का कार्यक्रम था, उस दौरान जो शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो उस शोभा यात्रा के दौरान जो है वहां पर पथराव और जो आगजनी हुई थी, यानी शोभा यात्रा पर आगजनी कर दी गई थी, पथराव हुआ था, तो उसी के मद्देनजर बड़ा बवाल हुआ था। तो उसी को देखते हुए इस बार जो है जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाई है। 5 किलोमीटर के दायरे में जो है इस बार धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन जो श्रद्धालु जल हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, उनको डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, यानी वो शांतिपूर्ण तरीके से जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो डीजे बजाने की बात सामने आ रही है, तो उसी को पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोका गया है। वो समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो बिना डीजे बजाए जल चढ़ा सकते हैं। तो लेकिन अभी भी कुछ जो ग्रामीण है वो भी इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन उनको फिलहाल समझाने की कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। जी, मौके पर कौन कौन मौजूद है विनीत? कौन जो ये लोग हैं जो ग्रामीण हैं उनसे बात कर रहे हैं, कैसे उनको समझाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन के जो स्थानीय अधिकारी हैं, एसपी देहात, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, तमाम जो अधिकारी मौजूद है, वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि वो मान जाएं, लेकिन अभी भी वो वहीं पर बैठे हुए हैं और अभी मान नहीं रहे। लेकिन उनका यही है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से गांव में जाकर जो है मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन उनकी मांग यही है कि हम वहाँ पे जो है डीजे बजाकर जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा यही अपील की जा रही है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से धारा 144 का उल्लंघन न करें। जी, कौन कौन अभी अधिकारी हैं, किन्हें ये जिम्मा दिया गया है ग्रामीणों से समझाइश का? कौन कौन मौके पर पहुंचे हुए हैं विनीत? जी बिल्कुल, देखिए अभी जो अधिकारियों की बात करें तो उसमें जो एसपी देहात हरिद्वार वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है जो भगवानपुर वो वहाँ पे, सीओ मंगलौर वहाँ पे मौजूद हैं और जो भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो गांव में फिलहाल तैनात किया हुआ है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना गाँव में न कर सके। जी चलिए, बहुत धन्यवाद विनीत तमाम जानकारी के लिए आपका। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए मौके की, किस तरीके से पुलिस बल मौके पर तैनात है, जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि विनीत जानकारी दे रहे थे। और इन ग्रामीणों से अब समझाइश करने की कोशिश की जा रही है। धारा 144 लगा दी गई है और ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी धारा 144 लगा दी गई। ये देखिए, ये तस्वीरें भी आप देखिए, विरोध में पलायन के पोस्टर भी अब लगा दिए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं रुड़की के इस पूरे मामले की, जहां एक तरफ हंगामा लगातार जारी है और दूसरी तरफ आप ये पोस्टर भी देख सकते हैं। तो देखिए, लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। उनका ये कहना है कि जब उन्हें धार्मिक आयोजन करने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा सकती है, तो अब वो अपने घर छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। और बात शिवरात्रि की, तो आज पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम नजर आ रही है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालु शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं
उत्तराखंड से अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां हरिद्वार के मंदिरों में जलाभिषेक करते हुए श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं। इसके साथ ही राजधानी देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, जोशीमठ और लक्सर की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सब जगह एक जैसा नजारा है और श्रद्धालु भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं। ये 8 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई है। किस तरीके से प्रदेश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। और आप देखिए, आज सुबह से ही भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर जो श्रद्धालु हैं शिव की भक्ति कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर अब कपाट खुलेंगे। शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से मुहूर्त निकला है। 21 अप्रैल को बाबा की डोली गुप्तकाशी में रात्रि विश्राम करेगी। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की जो तारीख है वो तय हो गई है। 25 अप्रैल को सुबह 6:20 पर बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से ये मुहूर्त निकाला गया है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री महाशिवरात्रि के मौके पर चकरपुर के प्रसिद्ध बनखंडी महादेव के शिव मंदिर पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चकरपुर के प्रसिद्ध बनखंडी महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर लगने वाले मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने बनखंडी महादेव शिव मंदिर में जलाभिषेक कर राज्य की खुशहाली की कामना भी की। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा के दौरे पर हैं। यहां आज महाशिवरात्रि के मौके पर बनखंडी महादेव की आराधना करते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ जो आज के दिन लगने वाला मेला है उसका भी फीता काटकर मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। उधर हरिद्वार के मंदिरों में भी सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। धर्मनगरी के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। कनखल स्थित दरीश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ है। कनखल भगवान शंकर का ससुराल है और इसलिए महाशिवरात्रि पर यहां भगवान शंकर की विशेष पूजा होती है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं महाशिवरात्रि पर किस तरीके से प्रदेश भर में धूम देखी जा रही है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो महादेव के मंदिर में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर महादेव की पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे बड़ा दिन शिव भक्तों के लिए और इस मौके पर ये प्रदेश भर से जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इधर राजधानी देहरादून के मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ है। श्रद्धालु भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंचे हैं। देहरादून में श्री पंचायती मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। और इसी पर देखिए एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। आज पूरे देश के मंदिरों में, शिवालयों में महाशिवरात्रि की धूम है। देहरादून के भी तमाम शिवालयों में आज सुबह से ही लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पुराने और पौराणिक मंदिर इस वक्त पंचायती मंदिर में मैं मौजूद हूं। यहां पर शिव परिवार का जो मंदिर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो भगवान शिव का जलाभिषेक करने यहां पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं और पूरे विश्व के कल्याण की सभी भावनाएं लेकर आज यहां पर पहुंचे हैं। इस तरीके के जो तमाम लोग हैं वो तमाम मंदिरों में देखे जा रहे हैं। अंदर आप देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से भगवान शिव का जलाभिषेक यहाँ पर भी जारी है और तमाम मंदिरों से इस तरीके की जो तस्वीरें हैं आज देखने को मिल रही हैं। तमाम जगह भगवान भोलेनाथ के जयकारे हैं और शिव की भक्ति में आज जो तमाम लोग हैं वो मंदिरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए आपको दिखाई देंगे। और इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो तमाम मंदिरों से आ रही हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जलाभिषेक करा रहे हैं लोगों से। और आज महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है, इसकी जो महत्ता है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गुरुजी, आज महाशिवरात्रि है, तमाम देख रहे हैं कि सुबह से ही शिवालयों में काफ़ी भीड़ भी है। महत्व इसका कितना खास है और आज के महत्व इसलिए कि महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि 3 शिवरात्रियाँ बताई हैं। एक महाशिवरात्रि, काल रात्रि और जो है एक दिवाली की रात्रि है। तो ये जो है भगवान शंकर का कहते हैं कि एक दुनिया के अंदर जो है उनका एक तरह से शिवलिंग और शिव रूप में जो है उनका जो एक तरह से प्रकट होना जो है, वैसे तो वो स्वयंभू हैं, अनादिकाल से हैं और इस तरह से हर एक युग में जो है सबसे प्रथम देवता भगवान शंकर हैं कि जो देवों के देव महादेव, सब देवता इनके दरबार में हाजिर, गण हो, किन्नर हो।
उधर हल्द्वानी के मंदिरों में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। शहर के छोटे बड़े हर शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करने के लिए सुबह से ही लोग मंदिर में लाइनों में लगे हैं। हालांकि मौसम खराब था, मगर फिर भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नजर नहीं है। हल्द्वानी के मंदिर की तस्वीरें आप देखिए। सुबह से ही भगवान शिव की आराधना में लीन है शिव भक्त और सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। घंटों लाइनों में इंतजार के बाद भी उत्साह लोगों का खत्म नहीं हुआ। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा नेताओं को जल्द दायित्व मिल सकते हैं। होली के बाद दायित्वों का बंटवारा हो सकता है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। भाजपा संगठन की तरफ से फाइनल लिस्ट तैयार की गई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की हरी झंडी मिलने का इंतजार अब किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है और जल्द ही भाजपा नेताओं को दायित्व मिल सकते हैं। होली के बाद ये जानकारी मिल रही है कि दायित्वों का बंटवारा हो सकता है। इधर भाजपा संगठन की तरफ से जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार कर दी गई है और अब इंतजार है प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की हरी झंडी मिलने का। दायित्व की सूची लगभग फाइनल है। हमारे प्रदेश के प्रभारी आ जाएंगे, एक बार उनसे थोड़ा अनौपचारिक बातचीत के बाद माननीय मुख्यमंत्री को हम भेज देंगे। मुझे लगता है होली तक हो जाना चाहिए कुछ न कुछ। और चलिए पंकज फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, जल्द ही जो दायित्व है वो मिल सकते हैं भाजपा नेताओं को, कितना इंतजार और करना पड़ सकता है? आज देखिए, दिवाली से होली से पहले ये माना जा रहा है कि भाजपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको दायित्व दिए जा सकते हैं। इसके लिए भाजपा संगठन द्वारा एक जो लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और जानकारी ये मिली है कि इसमें 4 दर्जन के करीब नेताओं के पहले इसमें नाम शामिल किए गए हैं। पहली लिस्ट जारी होगी, इसमें जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम, उनसे पहले इस जो लिस्ट है उस पर चर्चा की जाएगी। इसमें अप डाउन जो नाम करने हैं, हटाने हैं या शामिल किए जाने हैं, उसको लेकर इसे मंथन होगा। लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह बताया है कि जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार कर ली गई है और जो प्रदेश प्रभारी है दुष्यंत गौतम उनको दिखाने के बाद ये लिस्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उसका ऐलान कर देंगे। तो संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते यानी कि जो होली है उससे पहले ही जो दायित्व है वो कार्यकर्ताओं को दिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार के गठन का आयुष्य देखिए 1 साल अगले महीने होने जा रहा है और इस 1 महीने के बीच में तमाम जो कार्यकर्ता है वो लगातार दबी जुबान से ये बात कहते रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाने के लिए एक जीतोड़ मेहनत की थी और जब चुनाव हो रहे थे उन्होंने लगातार संगठन के लिए काम किया था। तो सरकार में उन्हें दायित्व दिए जाने चाहिए और कई आयोगों के, कई परिषदों के और अन्य तमाम चीज़ों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि होली से पहले भाजपा के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिए जा सकते हैं। इसके लिए संगठन ने अपना पूरा जो होमवर्क है वो पूरा कर लिया है और जो लिस्ट तैयार कर ली गई है, तकरीबन 4 दर्जन से ज़्यादा लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं और ये लिस्ट प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को दिखाई जाएगी। उनकी हरी झंडी के बाद मुख्यमंत्री को दी जाएगी और मुख्यमंत्री फिर इनका नामों का ऐलान कर देंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद पंकज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर एक कार्यशाला करवाई गई। इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को लेकर हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। मिशन लाइफ जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान काशीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़े। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश और जिला स्तर की कार्य समिति के बाद अब मंडल स्तर की कार्य समिति होने जा रही है। 22 फरवरी से भाजपा प्रदेश के सभी मंडलों में कार्य समिति का आयोजन करेगी, जिसमें आगामी निकाय चुनाव के लिए रणनीति भी तैयार की जाएगी। देहरादून महानगर में भी मंडल स्तर पर कार्य समिति के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महानगर में भाजपा के 14 मंडल आते हैं जो नगर निगम क्षेत्र में है। महानगर के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा 14 मंडल है। 14 मंडलों की 14 कार्य समिति, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, राष्ट्रीय कार्य समिति के 10 दिन के भीतर प्रदेश की कार्य समिति हो जाती है। प्रदेश की कार्य समिति से 10 दिन के भीतर हमारी जिलों की कार्य समिति हो जाती है और जिलों की कार्य समिति के 10 दिन के भीतर मंडलों की कार्य समिति हो जाती है। तो जो संदेश राष्ट्र की ओर से, जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से चलता है,
वो लगभग हम मान के चलें कि 30 दिन के भीतर हमारे मंडल स्तर तक पहुंच जाता है। इधर उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग तो बना दिया गया, मगर पलायन आयोग में कर्मचारियों की ही तैनाती नहीं हो पा रही है और महज 2 कर्मचारियों के भरोसे ही पलायन आयोग चल रहा है। उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ी समस्या है। पहाड़ के सैकड़ों गांव खाली हो चुके हैं। गांव को आबाद करने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया था ताकि पहाड़ से पलायन रुक सके, मगर खुद आयोग ही 2 कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि जब विभाग में ही स्टाफ नहीं है तो फिर पलायन रोकने पर काम होगा कैसे? कर्मचारी नहीं है का जो रोया जा रहा है, अगर आयोग के अध्यक्ष रहे क्यों फिर 5 साल तक? आपको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था। उस आपको कह के क्या फ़ायदा मिलेगा, जनता को कह के क्या फ़ायदा मिलेगा? आपके कर्मचारी नहीं है। आपकी सरकार क्या कर रही थी, आप क्या कर रहे थे? इसका मतलब तो आप नकारा साबित हुए। 2017 में त्रिवेंद्र सरकार के समय पलायन आयोग का गठन किया गया था। आयोग के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कर्मचारी सिर्फ 2 हैं जो पौड़ी के ऑफिस में डेटा एंट्री का काम करते हैं। आयोग में कर्मचारी कमी तो है ही है ना। आयोग का ज्यादातर काम ग्राम विकास विभाग, जो विभाग है सरकारी विभाग, उस पे चल रहा है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काफी हमको सहयोग दिया। आयोग में कर्मचारी नहीं है, आयोग में तो कर्मचारी नहीं है। पलायन को लेकर एक सर्वे 2018 में किया गया था और दूसरा सर्वे 2022 में हुआ, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। पलायन आयोग की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 400 से ज्यादा ऐसे गाँव हैं जहाँ 10 से भी कम ग्रामीण रहते हैं, जबकि 1734 गाँव खाली हो चुके हैं। सबसे ज्यादा पलायन से प्रभावित जिले पौड़ी और अल्मोड़ा में हैं। आयोग ने सर्वे में ये भी पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं। यानी कि साफ कहा सकता है कि आयोग के पास कर्मचारी न होने की वजह से आयोग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वक्त पर अपने काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। देहरादून से अपने सहयोगी मनमर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए सरकार आम लोगों के साथ समाज के बुद्धिजीवी लोगों से भी सुझाव ले रही है। प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का समय मिले तो हम लोग फिर दोबारा से उन तमाम हितधारकों से बातचीत करें जिनके माध्यम से हमें बहुमूल्य सुझाव बजट के लिए मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ एक प्रयास और भी है कि इस बार हम लोग पूरे उत्तराखंड के तमाम जिलाधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं कि वो अपने अपने जिलों में इस प्रकार के आयोजन करें, जो हमारे चाहे कृषि से संबंधित होंगे, पर्यटन से संबंधित होंगे, व्यापार से संबंधित होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, हमारे स्थानीय निकाय और दूसरे जनप्रतिनिधिगण हो सकते हैं, और इसी प्रकार से अन्य जो भी हमारे हितधारक हैं जिनका एक अपने अपने क्षेत्र में एक विशेष काम करने की शैली है, वो भी अच्छे सुझाव दे सकता है। तो उनसे जिलाधिकारी बैठ के चर्चा करें। इधर जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के गुस्से की तस्वीर सामने आई है, जिसमें आपदा प्रभावित महिलाएं हंगामा करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन के वाहन राहत सामग्री लेकर पहुंचे थे, मगर महिलाओं का ये भी कहना है कि उन्हें राशन नहीं, घर चाहिए। महिलाओं का इसी बात पर गुस्सा आया और वो हंगामा करने लगे। जेल में जाएंगे, कोई बात नहीं है। हमको हमारे मकान पर बनाने के लिए होने दे। हम क्यों नहीं? हमने कहा मकान के आगे देखो हमारे द्वार कैसे और देखने के लिए तो राजी नहीं है। सुनाई नहीं दे राशन की जैसे राशन ना वार्ड नंबर लग रहे वही जा रहे तुम लोग क्यों? इधर जोशीमठ में जर्जर हो चुके होटल माउंट व्यू और मलारी इनको गिराने का काम जारी है। अगले 2 दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और इन होटलों को गिराने की कार्रवाई पर अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। जोशीमठ आपदा की तबाही की भेंट चढ़े होटल माउंट व्यू और मलारी इनको गिराने का काम जारी है। होटल को गिराने की कार्रवाई आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। काम पूरा होने में अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है। होटल का अब सिर्फ नीचे का हिस्सा बाकी बचा है, ऊपर की मंजिल को गिराया जा चुका है। अब आपको दिखाते हैं कि आपदा से पहले तक ये होटल किस तरह के दिखते थे। अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर उस समय की है जब होटल को गिराया नहीं गया था। होटल की बहुमंजिला इमारत तस्वीर में नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर अब की है जब इस होटल के ज्यादातर हिस्से को तोड़ा जा चुका है। अब होटल का महज नीचे का हिस्सा ही बाकी बचा है। माउंट व्यू और होटल मलारी को गिराने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
इनको गिराने में अब तक 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई 12 जनवरी को शुरू हुई थी। उस समय CBRI की टीम ने कहा था कि होटल को गिराने में 10 से 15 दिन का समय लगेगा, मगर इस काम में अब महीने भर से ऊपर का वक्त लग गया है। ABP गंगा के लिए जोशीमठ से रंजीत रावत की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड में अब ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। पहाड़ के सीमांत इलाकों में दवाइयां और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बाकायदा इसके लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाए गए हैं। ड्रोन बना पहाड़ के लोगों का मददगार। ड्रोन से पहाड़ में पहुंचाए जा रहे हैं सामान। पहाड़ पर आ गई ड्रोन क्रांति। उत्तराखंड में ड्रोन की मदद से सीमांत इलाकों में सामान पहुंचाया जा रहा है। ऋषिकेश एम्स से ड्रोन के जरिए दवाइयां टिहरी के बौराड़ी अस्पताल पहुंचाई गई। महज 26 मिनट के भीतर ही ड्रोन एम्स से बौराड़ी अस्पताल पहुंच गया। वहां पर मौजूद स्टाफ ने दवाइयां रिसीव की और फिर वहां से भी कुछ सैंपल को वापस एम्स भेजा गया। उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने वाले समय में दूसरी जरूरी चीजें भी पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में ड्रोन कॉरिडोर बनाए जाएंगे। फिलहाल देहरादून से उत्तरकाशी के लिए एक ड्रोन कॉरिडोर तैयार कर दिया गया है। आने वाले दिनों में चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनेंगे। ड्रोन के द्वारा दवाई भेजने का एक 2 ट्रायल जो है बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। एक हमने खुद किया था, एक अभी कल एम्स ने किया है, ताकि 4 घंटे में जो हम दवाइयाँ भेजते हैं वो जो है आधा घंटे में जा सकते हैं। तो एक बड़ा काम अभी ये चल रहा है ट्रायल बेस पे, और जल्दी हम इस नीति को कैबिनेट में ला रहे हैं। मुझे लगता है कि पर्वतीय राज्यों के लिए उत्तराखंड में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर फील्ड में भी करने की तैयारी चल रही है। खेतों में दवाइयों का छिड़काव करने में ड्रोन की मदद ली जाएगी। ABP गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।